हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग का यूपी बोर्ड का क्लास 10th का 4 मार्च को, जी हमें दोस्त 4 मार्च को जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए एक ये वायरल मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ये विज्ञान का इसका हमने पिछले वीडियो तक इसके मैं बता दूं कि जो एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं और उसके अलावा जो वर्णनात्मक प्रश्न में आपके केमिस्ट्री पार्ट के यानी रसायन विज्ञान के और फिजिक्स वाले यानी भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया था। और इस वीडियो में इस पूरे पेपर का हम लोग समापन करेंगे। इसमें जो ये जो बचे हुए इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये बायोलॉजी के प्रश्न थे यानी उपभाग 3 का इसमें जो प्रश्न है बायोलॉजी वाले सेक्शन का, जीव विज्ञान वाले, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्या है कि पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। और यहाँ पे प्रश्न ये देखो, ये तीनों 3-3 मार्क के प्रश्न हैं और ये आपका नहीं 4-4 मार्क के प्रश्न है। 4 का 4 4 12 नंबर और ये 6 मार्क का आपका प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, मानवों की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का वर्णन कीजिए। और उसके अलावा अथवा में, अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो अथवा में है कि परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो एक एक प्रश्नों को देखो, मैंने अच्छे से पहले से लिख कर और जिसमें मैं फिगर भी यहाँ पे ऐड किया हूँ ताकि चीजों को अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलो मैं आपको एक एक चीजों को डिटेल्ड में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग का ये पहला इसमें प्रश्न है कि पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, मतलब पुनरुद्भवन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है? सचित्र यानी चित्र के साथ इसका चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। तो चलो इसका चित्र कैसे बनाओगे और इसका वर्णन कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। काफी छोटे से में ही इसका आंसर लिखा हूँ। और देखो इसके पीछे की वीडियो आप देखना चाहते हो ना, तो आप चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, और उसमें आप साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसके पीछे की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, आप ये कोड देख लो, ये जेसी कोड से देखोगे तो 3 वीडियो पहले से पड़ी हुई है। और देखो 3 वीडियो मैं छोटी छोटी बनाया हूँ लगभग 30-30 मिनट के आसपास की, और ये चौथी वीडियो है जो भी मतलब ये भी 30 मिनट के आसपास होगी और आपका ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। तो आप देख लेना, छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको भी पढ़ने में आसानी भी हो और मुझे भी मतलब वीडियो शूट करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो चलो देखो पुनरुद्भवन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है। तो भाई देखो यहाँ पे पुनरुद्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए ही तो प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे पुनरुद्भवन, हेडिंग डाल दोगे और लिखोगे इसमें कि कुछ सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। और उदाहरण के तौर पे प्लेनेरिया, और इसका फिगर आप ऐसे ये बना सकते हो। देखो ऐसे ये फिगर दिया है, जैसे ये एक जीव है, इसको 3 भागों में काट दिया गया है। देखो ये 3 भागों में काट दिया गया है। फिर ये पहला भाग देखो विकसित हो रहा है, यहाँ पे दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, यहाँ पे ये विकसित हो रहा है और विकसित होकर यहाँ पे देखो पूर्ण जीव का ये निर्माण कर लिया। तो ये प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन को ये दर्शा रहा है ये फिगर। ठीक, तो इतनी चीजें लिखकर ये फिगर आप बना दोगे, आपको इसका कितना 2 मार्क मिल जाएगा। क्लियर। उसके अलावा देखो मुकुलन, मुकुलन अब क्या होता है? तो देखो मुकुलन, देखो क्या लिखोगे इसमें कि मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है। यह क्या है? एक अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक, मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल ही वृद्धि कर जनक से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को ही मुकुलन कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पे आप हाइड्रा लिख दोगे, हाइड्रा में मुकुलन होता है। जैसे यहाँ पे ये फिगर देखो, जैसे ये हाइड्रा एक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब उभार टाइप का आया है और धीरे धीरे वही यही देख रहे हो, देखो यहाँ पे मुकुल है, यही यही बड़ा हो रहा है और बड़ा बड़ा होकर देखो यहाँ बड़ा हो गया और अंत में यह यहाँ से कटकर अलग हो जाएगा और ये एक पूर्ण जीव बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है पुनरुद्भवन और मुकुलन, और इसका ये फिगर आपके बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है। तो ये प्रश्न क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 4 मार्क में आएगा तो इसको आप याद कर लेना। बाकी आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है कि पुत्र होगा कि पुत्री, इसका लिंग कैसे निर्धारण किया जाता है, चित्र के साथ इसका हमें वर्णन करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी काफ़ी आसानी तरीके से देखो मैंने लिखा है। कहीं आपको ऐसा आंसर नहीं मिलेगा किसी ना क्वेश्चन बैंक में ना आपके बुक में भी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से छांट कर अच्छे से बनाकर एकदम ऐसे लिखा है कि आपको आसानी से याद हो जाए। देखो तो मनुष्यों में
लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र हमें वर्णन करना है, यानी चित्र के साथ। तो ऐसा कुछ चित्र बनाना होगा। इस चित्र को मैं बनाना आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अभी पहले इसका कैसे लिखोगे, आप इसमें उत्तर लिखोगे। देखो कि माता एवं पिता के गुणसूत्रों के आधार पर संतान के लिंग का पता लगाना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का हमें सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले ये लिंग निर्धारण क्या होता है उसके बारे में मैंने लिख दिया है कि माता एवं पिता के गुणसूत्रों के आधार पर संतान के लिंग का पता लगाना, मतलब संतान के लिंग का मीन्स वह स्त्री है कि पुरुष है, मतलब बच्चा है कि बच्ची है, ठीक, का पता लगाना लिंग निर्धारण कहलाता है। इस विधि में पिता के गुणसूत्र का अधिक महत्व होता है। इस विधि में क्या होता है कि जो पिता का गुणसूत्र होता है उसका काफी महत्व होता है। क्यों होता है, तो उसी को आगे लिखा गया है, क्योंकि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की, अपने माता से हमेशा एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों को लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है, यानी प्राप्त हुआ है, वह लड़की, एवं जिसे पिता से वायु गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। इसका मतलब देखो, माता से तो हमेशा एक्स ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि माता में यानी जो औरत होती है उसमें हमेशा एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। तो एक्स ये या ये हमेशा एक्स ही मिलेगा, और जो पुरुष होता है यानी पिता होगा उसमें एक्स वाई गुणसूत्र प्राप्त होगा, मतलब होता है, तो उससे एक बार एक्स प्राप्त हो जाएगा, एक बार कभी वाई भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि पिता से कौन सा प्राप्त हो रहा है। माता से एक्स प्राप्त हो रहा है, अगर पिता से एक्स प्राप्त हो जाए तो एक्स एक्स बन जाएगा, और ये मतलब लड़की होगी। ठीक, अगर पिता से एक्स प्राप्त होता है और माता से एक्स प्राप्त होता है तो लड़की। ठीक, लेकिन अगर माता से एक्स प्राप्त होता है, जो हर स्थिति में एक्स ही प्राप्त होगा, और पिता से वाई प्राप्त होता है तो एक्स वाई बन जाता है, और यह क्या होता है, लड़का होता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग लिख दोगे। अब ये फिगर कैसे बनाओगे, क्योंकि आपको फिगर के साथ वर्णन करने को बोला है, तो देखो मैं आपको इस फिगर को भी बनाना सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक्स एक्स गुणसूत्र हो गया, ये आपका माता हो गया, माता लिख दो या मादा भी लिख दोगे, मादा मीन्स वही औरत। ठीक, तो माता मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इधर एक्स वाई गुणसूत्र जो पिता में पाया जाता है, तो यहाँ पे पिता मैंने लिख दिया कि ये पिता में गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, अब देखो होगा क्या, जैसे इसको मैं अब दो भागों में अलग अलग थोड़ा कर लेता हूँ, एक्स गुणसूत्र ये और ये एक्स। ठीक, जो एक्स एक्स है उसको अलग अलग कर लिया, यहाँ पे देखो ये एक्स और इधर मैंने वाई कर लिया। ठीक, अब होगा क्या कि ये मान लो ये माता से एक्स, ये और ये पिता से ये दोनों मिल रहा है, तो मान लो ये मिला और ये मिला, तो यहाँ क्या बना, एक्स एक्स बना, और एक्स एक्स बना, तो ये अब क्या होगा भाई, तो ये आपकी भाई एक्स एक्स अगर बनता है तो वो लड़की हो जाती है, तो यहाँ पे ये लड़की पैदा होगी, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर ये एक्स, मान लो ये माता से एक्स मिल रहा है और पिता से वाई मिल रहा है, तो यहाँ एक्स वाई बनेगा, एक्स वाई बनेगा, और एक्स वाई मिलकर क्या, अगर ये मतलब मिलेगा तो मतलब लड़का पैदा होगा। ठीक है, अब देखो ये भी हो सकता है कि ये माता से ये एक्स मिल जाए और पिता से भी ये एक्स मिल जाए, तो यहाँ पे देखो ये एक्स और ये एक्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, एक्स एक्स आ जाएगा, तो फिर वही लड़की, या ये भी हो सकता है कि माता से ये एक्स मिल जाए और ये पिता से ये वाला वाई मिल जाए, तो इस स्थिति में एक्स वाई बनेगा और यह आपका लड़का होगा। तो ये देखो ये फिगर कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, काफ़ी गाँव माउज दिया होता है, समझ नहीं आता है, शायद यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, मैं मतलब दर्शाया तो ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो पीछे वीडियो कर लो और एक बार देख लो कि मैं कैसे कैसे इसको दर्शाया हूँ। तो बस यही आपको फिगर बनाना है, इस फिगर को बना दोगे और जो मैंने यहाँ पे बताया ये इसका वर्णन कर दोगे, लिख दोगे, तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, यह क्या है कि प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। ठीक है, हमें प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को बताना है कि ये क्या है, और हमें चित्र भी बताना है, क्योंकि चित्रों की सहायता से हमें इसको दर्शाना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो प्रकाशानुवर्तन वही प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखोगे, सबसे पहले प्रकाशानुवर्तन हेडिंग डाल दोगे और इसमें लिखोगे कि पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर
बढ़ना या गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। सिंपल, इतना ही आपको इसमें लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। और ऐसा कुछ इस प्रकार का आपको एक फिगर बना देना है। अब देखो आपको इतना ये मतलब इतना तामझाम नहीं करना है, केवल ऐसे मतलब एक सूर्य भगवान का आपको मतलब फिगर बना देना है, ठीक है, ऐसे कर कर नॉर्मल सा, और लिख देना है कि ये सूर्य है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब एक फ्लाक्स टाइप का मतलब जो भी आप मतलब बर्तन एक मतलब ये फ्लाक्स जो बनाया गया है, आप जो भी है यहाँ पे आप बना लो और यहाँ से एक मतलब पौधा निकाल दो और यहाँ पे दिखा दो कि भाई ये पौधा है। देखो मैं जल जल बना रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से बनाना है और इसको ऐसे मोड़ दो कि ये सूर्य की तरफ मुड़ रहा है। सिंपल, बस यही करना है। ऐसे आप मतलब थोड़ा टाइम देना इस पर फिगर बनाने में, 5-10 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो आप बना दोगे तो इसका आपको मतलब जो भी मार्क है 2 मार्क मिल जाएगा। और उसके बाद गुरुत्वानुवर्तन का ऐसे फिगर बनाना है, ठीक है। और अब गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो। देखो, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पौधे के तने और जड़ों का ऊपर और नीचे की तरफ वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पौधे के तने और जड़ों का ऊपर और नीचे की तरफ वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। तना हमेशा ऊपर की ओर जाता है और जो जड़ होता है हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो यह जो प्रक्रिया हो गई यही गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। इतना भी लिखकर आप ये फिगर बना दोगे तो आपको मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा मैं आगे भी ये बता देता हूँ, लिखा हूँ जो इम्पोर्टेंट है क्या, कि एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर तथा तना, तना यानी ये वाला भाग, तना प्राय ऊपर की ओर वृद्धि करता है। पौधे के तनों के ऊपर की ओर वृद्धि को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी जो ये ऊपर की तरफ वृद्धि होता है इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। जबकि जड़ों की नीचे की ओर वृद्धि को धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। और जो जड़ जो नीचे की तरफ पृथ्वी की ओर जाते हैं उसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और ऐसा कुछ आप फिगर बना दोगे, आपको अब मतलब फिगर आपको अब ऐसा नहीं कि ऐसा मतलब रंगना उंगना है, नहीं, नॉर्मल सा आपको फिगर बनाना है, कोई रंगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पेंसिल से बना दोगे, आपका फिगर काम हो जाएगा। इसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा और इसका 2 मार्क, 4 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को करना है अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 30 रहा। उसके बाद देखो इसमें 30 के बाद प्रश्न संख्या 31 क्या है, ये काफ़ी शानदार सा, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तरह से प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख सकते हो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। मानवों की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का वर्णन कीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करते हैं वर्णन। देखो यहाँ पे 1 मिनट, ये थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर बड़ा होगा लेकिन आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर लिखोगे, देखो हमें क्या करना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं और मानव की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावी जो भी हार्मोन है उनके कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ उत्तर लिखोगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो सीधे रक्त में हार्मोन का स्राव करती हैं, जिससे ये हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में जाकर अपना कार्य करते हैं और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मानवों को किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्य कुछ इस प्रकार है। और एक एक आप मतलब जो भी आप ग्रंथि डाल रहे हो उसके बारे में लिख दो। जैसे मैंने पहला यहाँ पर थायराइड ग्रंथि लिया है, सेकेंड पीनियल ग्रंथि लिया है, थर्ड मैंने अद्विक ग्रंथि या जिसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं ये मैंने लिया है, और अंत में जो पीयूष सबसे इंपॉर्टेंट होती है मास्टर ग्रंथि जिसको बोला जाता है उसको लिया है। और इसके कार्यों का देखो यहाँ पे वर्णन कर दिया है। देखो जैसे थायराइड ग्रंथि के बारे में मैं लिखता हूँ तो देखो यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो आयोडीन का उत्पादन करता है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं तथा प्रोटीन संश्लेषण, ग्लूकोज के उपयोग एवं हृदय स्पंदन की दर के साथ साथ शरीर के तापमान, हड्डियों की वृद्धि, प्रजनन कार्य और अन्य शारीरिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे। उसके बाद पीनियल, अब देखो इतना मैंने लिखा है, इसमें से 2-4 भी आप पॉइंट लेकर लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इतना लिखने की कोई ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद देखो पीनियल ग्रंथि, अब इसके बारे में मैं लिखता हूँ, यह ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, डायरेक्ट आपको याद भी रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक। यह ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य आंखों में रेटिना की मदद से दैनिक प्रकाश, यानी जो रोज रोज प्रकाश होता है, दैनिक प्रकाश अंधकार यानी दिन रात चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसके अनुसार मेलाटोनिन का उत्पादन और स्राव करना है।
जो शरीर को दिन रात की नींद के पैटर्न को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये मेलाटोनिन जो मतलब हार्मोन है, यह हमें मतलब जो सोने की स्थिति है दिन रात, देखते हो कि हम रात में अधिक सोते हैं, दिन में मतलब कम सोते हैं, तो ये कौन नियंत्रित करता है? तो ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन ही नियंत्रित करता है, जो पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऐसे बना बना कर लिख दोगे आपको। बस आपको देखो इसमें याद क्या होना चाहिए, पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन इससे स्रावित होता है। और आपको सामान्य जानकारी के तौर पर ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई ये करता क्या है। तो ये मतलब हमारे मतलब हम सोते हैं ना, मतलब दिन और रात में, तो उसी को नियंत्रित करता है। और बना बना कर अपने हिसाब से लिख दो, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि, या जिसको एड्रिनल ग्रंथि बोला जाता है, जो वृक्क के ऊपरी भाग पर पाया जाता है, ठीक है, किडनी के ऊपरी भाग पे पाया जाता है। तो इसको क्या लिखोगे कि यह एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य रक्तचाप को नियंत्रित करना है। इसके साथ साथ यह कुछ सेक्स हार्मोन के उत्पादन में भी सहायता करता है या सहायक होता है। बस इतना लिख दोगे आप इसमें। उसके बाद अंत में पीयूष ग्रंथि हेडिंग डालकर और इसमें लिख दोगे कि पीयूष ग्रंथि से कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें वृद्धि हार्मोन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसे लिख दोगे आप लोग, और इसका आपको आसानी से, ये आपका 6 मार्क का प्रश्न है ना, तो 6 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब चलो यहाँ पे, अब इसमें एक अथवा वाला प्रश्न दिया है, इसको भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये आ सकता है, किसी के पेपर सेट में ये आ जाए। तो यहाँ पे देखो, परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चलो हम लोग परितंत्र को परिभाषित करते हैं। देखो सबसे पहले तो परितंत्र होता क्या है? इकोसिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या परितंत्र या परिस्थितिकी इसको कह सकते हैं। तो देखो जैसे एक तरह से ये वातावरण ही है, जैसे हम अपने वातावरण में रह रहे हैं, हमारे आसपास की जो सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, मिट्टी, धूल, कण, पशु, विभिन्न जीव, पक्षी, सब मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर रही है। उसी सिस्टम को, उसी तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो बस यही है। तो इसमें लिख दोगे कि किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित सजीव तथा निर्जीव चीजें मिलकर एक तंत्र का, यानी एक सिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसे परितंत्र कहा जाता है। इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, जिनमें पहला आपका जैविक घटक है। देखो ये फिगर नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, बस मैंने ऐसा ही ऐड कर दिया आपको समझने के लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ फिगर कहीं नहीं बनाने को बोला है। तो देखो जैविक घटक, अब इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, ये लिख दोगे, उसके बाद लिख दोगे जैविक घटक। और जैविक घटक में लिखोगे कि परितंत्र में उपस्थित सजीव प्राणी उसके जैविक घटक, देखो जैविक मीन्स जीवित, ठीक है, तो जीवित मीन्स वही सजीव, तो परितंत्र में उपस्थित सजीव प्राणी उसके जैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रकार के पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। इसे उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इतना लिख दोगे। उदाहरण के तौर पे पौधे, मनुष्य, गिद्ध आदि इसमें उदाहरण दे दोगे। और उसके बाद लिखोगे अजैविक घटक हेडिंग, और उसमें लिखोगे कि परितंत्र में उपस्थित निर्जीव प्राणी उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये प्रकृति में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और उदाहरण के तौर पर लिख दोगे जलाशय, मिट्टी, खेत, तापमान आदि, ठीक, यानी जिनमें जीव नहीं होता है। बस इतना ही लिखना है आपको। इसका आपको कितना 6 मार्क मिल जाएगा। तो भाई इन दोनों प्रश्नों में तो ये प्रश्न आपका मतलब ठीक है, ये प्रश्न लंबा जाएगा, ये प्रश्न छोटे में ही हो जाएगा, इसका भी 6 मार्क मिल जाएगा, इसका भी। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लड़के नहीं जानते कि परितंत्र को परिभाषित कीजिए, यहीं पे नहीं जानते कि परितंत्र होता क्या है। तो इसका आंसर नहीं लिखते, इसका लिखते हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में सब लोग पढ़े होते हैं और जानते हैं। तो आपका मन जो आपको आ रहा है वो आप कर लो, आपके एग्जाम में दोनों आए तो ठीक है। तो इस प्रकार मैंने देखो ये सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्नों को करा दिया। लगभग 20 से 25 मिनट लगा ना, हाँ आई थिंक 20 मिनट की ये वीडियो हुई लगभग, और 20 मिनट में मैंने ये सारे बायोलॉजी के प्रश्न करा दिए। तो देखो मैंने इस पेपर का, ये जेसी कोड वाला जो ये पेपर है, इसमें शुरू में पहली वीडियो में मैंने 20 MCQ कराया था। दूसरी वीडियो में मैंने क्या कराया था कि जैसे उपभाग 3 है, तो उपभाग 1 में फिजिक्स वाले प्रश्न थे शायद, तो फिजिक्स वाला कराया। और उसके बाद मतलब उपभाग 1 में वर्णनात्मक प्रश्न का उपभाग 1 में, उपभाग 2 में मैंने केमिस्ट्री वाले, और ये उपभाग जो 3 है इसमें ये बायो वाले प्रश्नों को करा दिया। तो 4 वीडियो में ये पूरा पेपर सेट मैंने सॉल्व करा दिया। 4 छोटी छोटी वीडियो मैंने बनाया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो मात्र 20 मिनट की लगभग बनी है। तो आप 4 वीडियो को जाकर देख लेना। इससे पीछे की जो 3 वीडियो हैं वो आपको साइंस की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, ठीक है, तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये कोड आप देख लेना और पढ़ लेना। क्लियर? चलो इन सारे प्रश्नों को क्लियर कर लेना, देखना आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ
नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, थैंक यू।